स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जनता की राय क्या है? इसके निर्णायक राज्यपाल बनना चाहते हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से यह नहीं कहा कि विधानसभा में आपका बहुमत संदिग्ध है। आप विधानसभा की बैठक बुलाइए। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की बैठक बुलाने पर बड़ा तुमार खड़ा किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री विधानसभा की बैठक में 15 दिन बाद बुलाना चाहते हैं। इसलिए पश्चिमी बंगाल में चुनी हुई सरकार को तोड़ने की चर्चा हो रही है। यह 13 मापदंड अपनाया जा रहा है। जनता की राय का प्रतिनिधित्व विधानसभा करती है। उस विधानसभा में किसका बहुमत है, यह शक्ति परीक्षण से तय किया जा सकता था, मगर राज्यपाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण के लिए नहीं कहा। उल्टे उनकी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए जो कुछ कहा उससे वह संतुष्ट हो गए। पैरा, मैं उनके शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। हरियाणा के राज्यपाल मानते हैं कि 3 दिसंबर से हरियाणा की विधानसभा की बैठक करने का जो मुख्यमंत्री का प्रस्ताव था वह उचित था। इसलिए मैंने भी इस बात पर दबाव नहीं डाला कि बैठक जल्द होनी चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल ने बैठक जल्दी होने के लिए दबाव नहीं डाला क्योंकि वह जानते थे कि शक्ति परीक्षण में गैर कांग्रेसी सरकार को हटाना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक नया कारण गढ़ा कि लोग दल बदल रहे हैं। हरियाणा में दल बदल का जो नाटक हुआ है वह बड़ा दुखदाई नाटक है। लोकतंत्र के हर एक प्रेमी को उससे पीड़ा हुई है, लेकिन यह नाटक केवल हरियाणा में नहीं हो रहा है। दलबदल के आधार पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है। दलबदल के आधार पर आज पश्चिमी बंगाल की गैर कांग्रेसी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। पैरा, क्या दलबदल की प्रवृत्ति, दलबदल का उद्देश्य राज्यपाल को संविधान को स्थगित करने की मांग करने का अधिकार देता है? दलबदल एक राजनीतिक अस्वस्थ प्रवृत्ति है। इसका इलाज राजनीति में है, संविधान की हत्या करना में नहीं है। हरियाणा में किस दल ने बदला है, किस दल बदलने के लिए प्रोत्साहन किया है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी कोई बहुत अच्छे रूप में निखर कर सामने नहीं आएगी। इन तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पैरा, अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं बजट प्रस्तावों के संबंध में अपने विचार प्रकट करूं, मुझे इस बात का खेद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में पंडित जी के हिंदी आंदोलन का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि सदन के सामने जो बजट प्रस्ताव उपस्थित है उनसे पंडित जी के हिंदी आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। हिंदी आंदोलन के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, किंतु इस सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस प्रश्न को उठाया जाना नितांत अप्रासंगिक है। पैरा,
आर्य समाज के नेता प्रधानमंत्री के पास समझौते के लिए आए थे, किंतु प्रधानमंत्री जी उस समझौते का कोई रास्ता नहीं निकाल सके और शायद अब उनके सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा है कि वह अपनी सद्भावना यात्रा के द्वारा अपनी मांगें पंजाब सरकार के सम्मुख रखें। मैं अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ही निवेदन है कि यदि वे हस्तक्षेप करें तो अभी भी परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत की सभी भाषाओं का विकास नहीं चाहता। पंजाबी भी हमारी भाषा है, भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है, किंतु मतभेद उस समय खड़ा होता है जब हिंदी और पंजाबी के साथ भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव अगर दूर कर दिया जाए और सभी को दोनों भाषाओं के अध्ययन की छूट दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका निराकरण किया जा सकता है, किंतु जो भी परिस्थिति पैदा हुई है उसके लिए केंद्रीय सरकार उत्तरदायी है और इस उत्तरदायित्व से हमारे प्रधानमंत्री भी अपने को मुक्त नहीं कर सकते। पैरा जो बजट प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है उनके संबंध में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है और मुझे आशा थी कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में ऐसी बातें कहेंगे जिनसे बजट प्रस्तावों में आम जनता पर जो कर लगाए गए हैं उनका कोई समर्थन किया जा सके। मैं निवेदन कर रहा था कि बजट प्रस्ताव में साधारण जनता के ऊपर जो भार डाला गया है उसका प्राय सभी पक्षों के सदस्यों ने विरोध किया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस आदमी से त्याग और बलिदान की अपीलें की जा रही है उसमें अधिक त्याग करने की क्षमता नहीं है। मुझे संतोष है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि पंचवर्षीय आयोजन कोई पूजा की वस्तु नहीं है और उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। सभी स्वीकार करेंगे कि योजना हमारा साध्य नहीं है, साधन है। हमारा उद्देश्य जनजीवन को सुखी बनाना है, यही योजना का उद्देश्य है। स्टॉप। यह कहा जाता है कि स्वतंत्र विदेश नीति उस समय बनी थी क्योंकि दुनिया दो शक्ति गुटों में बटी थी और हम किसी झगड़े में यह नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन उपसभापति जी आज दुनिया दो शक्ति गुटों में नहीं बटी है, आज तो दुनिया अनेक गुटों में बटी हुई है। कुछ और भी शक्ति के केंद्र उभर कर खड़े हो गए हैं। यूरोप में तनाव शिथिल हो गया है। सोवियत संघ और अमेरिका कुछ मामलों में बातचीत के द्वारा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 87 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अंग है क्योंकि वे समझते हैं कि स्वाधीनता ने उनके आगे बढ़ने की जो बंधन की स्थिति भी उसको समाप्त किया है। वह घर में आज़ाद हुए हैं। उन्हें अपनी स्वाधीनता को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रतिस्थापन करना है
और शक्ति गुटों से अलग रहकर अपने आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के क्रांतिकारी कदम को भी आगे बढ़ाना है। पैरा। उपसभापति जी, कभी कभी विदेश मंत्री बनने के बाद क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भार मुझ पर सौंप दिया है, मैं सोचा करता हूँ कि सचमुच में हमारी विदेश नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना या एक नई अर्थव्यवस्था की रचना या संपूर्ण निशस्त्रीकरण या सारे संसार में मानवाधिकारों की स्थापना या रंगभेद का उन्मूलन, ये लक्ष्य अपने में महान है और हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों का और इन लक्ष्यों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राथमिक काम है भारत के उदात्त हितों का संरक्षण और संवर्धन करना। भारत की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, भारत अखंड और अक्षुण्ण रहना चाहिए, भारत की प्रभुसत्ता सारे विश्व द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए और भारत अपने देश में अपनी इच्छा के अनुसार अपने समाज जिसमें समता और ममता हो बनाने के लिए स्वाधीन रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भारत ऐसे संसार में ही बन सकता है जिसे संसार में शांति हो और वह शांति न्याय पर आधारित हो। वह शांति किसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की वृत्ति में से नहीं निकलेगी। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।